देहात डिजिटल नेटवर्क से मैं हूँ आतिफ खालिद सत्ती। आज हमारे साथ एक नौजवान सियासी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने बहुत ही कलील अरसे में सियासी मैदान में अपना मकाम पैदा किया, बड़े सियासी खानवादे के चश्मो चिराग हैं और उस पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ है इनका जिन्होंने क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद में भी अपना किरदार अदा किया। साबिक़ सीनियर सूबाई वज़ीर मरहूम राजा अशफाक सरवर साहब के साहबजादे जनाब राजा उसामा अशफाक सरवर साहब आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। चूँकि इनके वालिद साहब भी उनके साथ भी हमारी बड़ी नशिस्तें रही हैं, बड़ी यादें रही हैं और हमारे अखबार की सालगिरह पर और दीगर तकरीबात में इनके मरहूम वालिद हमारे साथ हमेशा शफ़क़त फरमाया करते थे, तो हमने इंतहाई मुखलिसाना तरीके से इन्हें मदऊ किया था। तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि आज आगे हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो आइए बात करते हैं नौजवान सियासी शख्सियत जनाब राजा उसामा अशफाक सरवर साहब से। अस्सलाम वालेकुम राज साहब, आप ठीक है, खैरियत से? मैं शुक्रिया आपका अदा करता हूँ, आपने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ये फरमाइएगा कि हाल ही में आपकी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, थोड़ा सा उस मुलाकात का अहवाल हमें बताइए और उस मुलाकात में आपने वज़ीर-ए-आज़म से क्या इशूज़ डिस्कस किए? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी कि आपने मुझे इधर दावत दी, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है ये। दूसरा जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से हमारा खाली एक पार्टी लीडर का ताल्लुक़ नहीं है, हमारे घर के बड़े भी हैं, मेरे वालिद की तरह भी हैं, हमारे से वालिद की तरह प्यार भी करते हैं हम दोनों भाइयों से, हमें गाइड भी करते हैं चीज़ों में। उनसे मेरी ऑफ एंड ऑन मुलाकात होती रहती है, मगर अभी जो रिसेंटली मुलाकात हमारी हुई जी, उसमें मुल्क की सियासत पे काफ़ी डिबेट हुई, पार्टी पॉलिटिक्स पे, मुल्क की हालात पे, इलाके के बारे में, मसाइल पे। उनसे काफ़ी श्योरिटीज़ मैंने ली कि अगर हम वापस आते हैं तो हम किस तरह अपने ये छोटे और बड़े मसाइल किस तरह हल कर सकते हैं। उन्होंने मुझे श्योरिटी दी कि वो शाहिद खकान भाई साहब से भी डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इन चीज़ों के मसाइलों के हल निकालेंगे इंशाल्लाह। राइट सर। अच्छा राज साहब, आप बाज़ाब्ता तौर पर अमली सियासत में कदम रख चुके हैं और आप अवामी हल्कों से जो है वो मजबूत राब्ते इस्तेवार करने में कामयाब हो रहे हैं। आप ये फरमाइए क्या कि आपके वालिद साहब ने एक मजबूत और कामयाब पॉलिटिकल कैरियर गुजारा, तो इन सियासी पुरपेश दरीजों में आपके साथ आपके वालिद की कौन सी ऐसी नसीहत है या वसीयत है जो कि आपके लिए मशअल राह है? सबसे पहले तो जी मेरे अपनी फैमिली जो है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फिर मेरे इलाके के जो बुज़ुर्गान हैं पुराने, जो मेरे वालिद के वक्त से हमारे साथ चलते आ रहे हैं, मेरे दादा के वक्त से चलते, उनने मुझे बहुत गाइड किया, समझाया, लेके चलते हैं। हर ज़ाहिर सी बात है, मैं हर चीज़ तो मुझे भी नहीं पता, हर चीज़ रोज़ एक बंदा एक नई चीज़ सीखता है, मुझे समझाते हैं हर चीज़। दूसरा, मेरे वालिद साहब की जी 2-3 बातें जो बड़ी सख्ती से वो कहते थे। एक, वो कहते थे कभी भी जब आप ज़ोर में हो किसी पे जुल्म नहीं करना, और आपकी वफ़ादारी बहुत मैटर करती है आपके लोगों के साथ, कि अपने लोगों के साथ आप किस हद तक खड़े होते हैं। यही 2 बातें जिनको लेके अल्हम्दुलिल्लाह आज तक चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। जी, राज साहब ये फरमा रहे हैं कि मरहूम वालिद साहब ने फरमाया था किसी पे जुल्म ना करना और अवाम के साथ हमेशा वफादारी से पेश आना, इन चीज़ों को लेके ये सियासत में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा राज साहब ये फरमाइएगा कि चूँकि आप नौजवान सियासी शख्सियत हैं और बड़े कम अरसे में हमने ये देखा है कि आप अवाम में खासे मकबूल भी हो रहे हैं, तो मुस्तकबिल करीब में आप अपने पॉलिटिकल करियर को किस जगह पर देखते हैं? क्या आपको सूबाई असम्बली का मुतवक्को उम्मीदवार समझा जा सकता है अहमदाबाद जनरल इलेक्शन में? ये तो जी मेरी पार्टी लीडरशिप का फ़ैसला है, उसके हम सारे पाबंद हैं। दूसरा, ये मेरे लोगों का फ़ैसला है। मेरे लोग मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मेरे बहनें, मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग, माँ बाप की तरह जो मेरे लोग हैं वो मेरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं जहाँ जाता हूँ बहुत प्यार मिलता है, चाहे वो मेरे मुखालिफिन ही क्यों ना हो। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ इस बात पे। आगे 6-7 महीने दूर है, पता लग जाएगा इंशाल्लाह क्या फ़ैसला होता है पार्टी लीडरशिप का। राइट सर। अच्छा राज साहब ये फरमाइएगा कि हमारे ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान आपकी वालदा की कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से फ़ोन पे बात हुई, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आपकी वालदा से ये फरमाया कि हम आइंदा इलेक्शन में टिकट जो है वो आपको देंगे, यानी कायद नून लीग के, अगर हमारी मालूमात के मुताबिक आप तस्दीक या तरदीद कर देंगे, कायद नून लीग की ये अल्फाज दे कि हम ये टिकट जो है वो अपनी भाभी को देंगे, आगे वो टिकट चाहे जिसको भी दें ये उनकी स्वाबदीद होगी। तो इस बारे में क्या कहेंगे सर आप? ये जी एक वैसे तो हम इस तरह, ये आपको मैं हैरान हूँ ये बात किसने की है। दूसरी बात, मैं इस सवाल को थोड़ा माइनस करना चाहूँगा कि ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है।
मैं आपसे गुजारिश करूंगा इसको हम बाईपास करके आगे चलते हैं। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जी, राजा साहब की मुस्कुराहट से जो है वो हमारे नाजरीन अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा राजा साहब, ये फरमाइएगा कि आपके वालिद मरहूम का एक बड़ा सक्सेसफुल और कामयाब पॉलिटिकल कैरियर रहा है, और जाहिर है किसी भी कामयाब सियासी शख्सियत के पीछे उसके सियासी रफ़क़ाए कार बड़े मैटर करते हैं, और उन्हीं सियासी रफ़क़ा में एक आपके चचा भी है, राजा अतीक सरवर। तो हम जब भी देखा करते थे तो हर पब्लिक गैदरिंग में, हर मीटिंग में दाएँ या बाएँ जो है वो राजा साहब अपने बड़े भाई के साथ मौजूद होते थे। तो आप भी पब्लिक गैदरिंग में जाते हैं, पब्लिक में जाते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम, मुख्तलिफ इवेंट्स में आप शिरकत करते हैं, तो हाल हाल ये देखने में नज़र आता है कि आपके चचा आपके साथ हों या आप उनके साथ हों। तो आप क्या ये नहीं समझते कि चचा के साथ एक मजबूत केमिस्ट्री और मजबूत वर्किंग रिलेशनशिप या उनका दस्ते बाजू बन के आगे बढ़ना ज़्यादा आपके लिए राय हमवार करेगा? सर, एक तो ये जो मैं आपको ये अच्छा आपने सवाल किया, मैं ये रूमर क्लियर करना चाहता हूँ, और ये मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, आज लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि मेरी परवरिश राजा इशफाक सरवर साहब ने नहीं की, मेरे चाचा ने की। क्योंकि राजा साहब ज़्यादातर आपको पता है मुशर्रफ दौर था, काफ़ी और मामलात थे वो मुल्क में नहीं होते थे, और मेरी जितनी अपने चाचा से अंडरस्टैंडिंग है उतने मेरे वालिद से भी नहीं थी। वालिद का एक खौफ था, अदब था। मेरी अपने चाचा से बहुत ज़्यादा दोस्ती भी है, बहुत ज़्यादा मेरी उनसे गपशप भी है, और मैं उनसे हर ये आप खाली एक बात अंडरस्टैंड करें, मैं वो ही अल्हम्दुलिल्लाह अभी 60 साल के हो चुके हैं, मैं अभी 35 का भी नहीं हुआ। हमारा एज का एक फ़र्क है। मैं उनके साथ उनको हर जगह नहीं लेके जा सकता, या वो मुझे अपने साथ हर जगह नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह किसी शादी मातम पे हम इकट्ठे होते हैं, लोग कहते हैं कि हम कोई बातें सुन रहे हैं, तो हम दोनों मुस्कुराते रहते हैं कि ये क्या बातें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी, अभी भी यहाँ आने से पहले मैं उनके पास बैठ के चाय पी के गपशप लगा के इधर आया, अपनी दादी के पास, उनके पास। अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले 40 साल से लोगों की ख्वाहिश थी कि हमारा कभी फैमिली में कोई क्लैश आए। आगे भी मैं अल्लाह को अपने हाजिर नाजर जाके कहता हूँ, 40 साल लोगों की ख्वाहिश ही रहेगी कि ऐसी कोई हरकत हो कभी जी। राजा उसामा इशफाक सरवर साहब ने अहम तरीन बात की है कि इनकी तरबियत जो है वो परवरिश इनके चचा राजा अतीक सरवर ने की है, और ये फरमा रहे हैं कि इनके चचा के साथ इनका बेहतरीन सियासी वर्किंग रिलेशनशिप जारी है, और उनकी रहनुमाई में ये आगे बढ़ना पसंद करेंगे। अच्छा राजा साहब, ये फरमाइए कि आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग के साथ है, और जिस तहसील मरी से आपका ताल्लुक है उस तहसील में मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपकी अपोनेंट पार्टी से हैं। तो आपकी जो मुखालिफ पार्टी है PTI, वो दावा यह करती है कि गुज़िश्ता 4 साल में उन्होंने ऐसे काम करवाए जो मुस्लिम लीग गुज़िश्ता 4 दहाइयों में करवाने में नाकाम रही, और बड़े मेगा प्रोजेक्ट के भी दावे किए जा रहे हैं। क्या ये PTI का दावा दुरुस्त है आपकी नज़र में? मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता जी, ना किसी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क किया, क्योंकि मेरे से बड़े हैं, मैं उनका भी अदब करता हूँ। हमारे इलाके के भी बड़े, मैं उनका इसलिए अदब करता हूँ। आप एक सहाफ़ी हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आप मुझे उनका एक मेगा प्रोजेक्ट का नाम बता दें, मरी या कोटली सतिया में, इवन कहूटा में या कलर में, एक मेगा प्रोजेक्ट आप बता दें प्लीज। जी, मैं जैसे मेंबर कौमी असम्बली सदाकत अली अब्बासी कोसार यूनिवर्सिटी को लेके बड़ा दावा करते हैं। एक कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाना, कोई एक कॉलेज ख़त्म करके उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा देना एक काम नहीं होता। काम वो होता है कि आप यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बनाते, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लाते, आप अपने लोकल पॉपुलेशन को उसमें फ्री एजुकेशन दिलवाते। मैं आपको सबसे पहले आके मुबारकबाद देता इस बात पे, क्योंकि मैं अपने हलके के बारे में और अपने लोगों के बारे में सोचता हूँ। मैं कोई सेल्फिश इंसान नहीं हूँ, ना मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं किसी की अच्छाई लोगों में बयान ना कर सकूँ। दूसरा, आप अगर ये समझते हैं कि अगर आप 100 मीटर की रोड या 200 मीटर की रोड बना के हमारे बोर्ड हटा के उस पर लिख दें कि मैंने 4 किलोमीटर की रोड बनाई है, लोग बेवकूफ़ नहीं, उनको पता है कि 35 साल में हमने क्या किया या क्या नहीं किया। जब हमने इस हल्के में राजा इशफाक सरवर साहब ने और शाहिद खान साहब ने सियासत शुरू की थी, 7% घरों में बिजली थी। आज आप किसी से पूछ लें कितनी गैस और कितनी बिजली कहाँ कहाँ है, या रोड मैप, रोड स्ट्रक्चर किधर तक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग आज भी हमारे उसी तरह इसलिए इंटैक्ट हैं कि लोगों को पता है काम ने किस तरह हुआ है और कैसे नहीं हुआ। ये तो वो दुआ दें किसी एक, लोग जैसे कहते हैं खलाई मखलूक को कि वो इलेक्शन जीत गए, अल्लाह पाक खैर करेगा, ये अगस्त में पता लग जाएगा दोबारा।
राइट सर। अच्छा राज साहब, आप रावल डिवीजनल सदर जो है वो रावलपिंडी डिवीजन के पार्टी के सीनियर नायब सदर भी हैं, तो देखने में ये आया है कि मुस्लिम लीग की जो है वो ग्रास रूट लेवल पे इस डिवीजन में तंजीम साजी जो बड़ी कमज़ोर है। आप यूसीज और वीसीज लेवल पे जो है वो आज तक अपना तंजीमी ढांचा जो है वो कायम नहीं कर सके, और तहसील मरी में तो काफ़ी अरसे से एक ही आपके सदर जो है वो स्टैंड करते हैं, दफ्तर अब्बासी साहब। आप पैरेलल अपनी अपोनेंट पार्टी को देखें तो पीटीआई ने अभी हाल ही में यूसीज और वीसीज लेवल पे भी अपनी तंजीमी ढांचा जो है मुकम्मल कर लिया है। तो आइंदा किसी भी इंतखाबी मार्के में पीटीआई के एक मजबूत तंजीमी ढांचे का एक दफ्तर अब्बासी साहब की सदारत को लेकर मुकाबला करना आसान होगा आपके लिए? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी एसएमटी कोटली सतियाँ और मरी की तंजीम साजी की है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो दूसरे मरले में जा रही है, हर यूसी में जाने लगी है, पूरी यूसीज़ में उसका स्ट्रक्चर बनने लगा है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सारे नए नौजवान लड़के हैं और मेरी बहनें और मेरे भाई हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हम हर बॉडी अपनी वापस चेक एंड बैलेंस करके उसको वापस हर यूसी वाइज अपनी कोटली, मरी, कोटा, कलर हर जगह उसको बैलेंस करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये मसला भी। राइट सर। अच्छा सर, आप एक नौजवान सियासी शख्सियत है और जो यंगस्टर हैं आपको बड़ा पसंद करते हैं, तो आपकी नज़र में पॉलिटिक्स में नौजवानों की शमूलियत मुल्क के लिए किस कदर सूदमंद साबित हो सकती है, या तहसील मरी के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकती है? नौजवानों की सियासत में हिस्सेदारी को आप कैसे देखते हैं? दूसरा ये फरमाइए, हमारी रहनुमाई फरमाइए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये हमेशा नौजवान पुरशिकवा दिखाई देते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ नौजवानों के साथ जो है वो उस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए जिस तरह नौजवान डिजर्व करते हैं। निशिस्तों में कोटा होना चाहिए, जनरल इलेक्शन में टिकटों की तकसीम में नौजवानों का कोटा होना चाहिए, इस तरह लोकल इंतखाबी मार्के में कोटा होना चाहिए। तो नौजवानों की सियासत में हिस्सेदारी और पार्टियों को नौजवानों के लिए क्या करना चाहिए? आप हमारे फोरम से कुछ तजावीज़ दें। सर आपको मैं ये आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको सिर्फ इस बात का ये जवाब देना चाहूँगा, अभी आपके केपी में सारा इलेक्शन हुए हैं बल्दियाती, आप देखें आपके इस टाइम 70% जो मेयर बने वो यंग लड़के हैं। राइट। और वो काम करेंगे, वो किसी भी पार्टी से हो। क्यों? उनकी एनर्जी लेवल, उनकी एजुकेशन लेवल, उनका कॉन्फिडेंस और लोगों से रब्ता, राइट, ये बहुत मैटर करता है। मैं खुद, मेरे पे शायद इस बात पे क्रिटिसिज्म भी होता हूँ, मगर मुझे इसको मैं पॉजिटिव तरीके से लेता हूँ कि नौजवान जब आते हैं अगर वो अपने खित्ते के लिए काम करना चाहिए, इससे बड़ी बात क्यों नहीं होती? क्योंकि वो एनर्जेटिक भी होते हैं जी। एक क्योंकि एनर्जी का लेवल होता है जो आपका आफ्टर 45 कम हो जाता है जी, ये 50 तक कम हो जाता है। अभी आप जब 30-35 साल में काम में आते हैं, 10-15 साल में आप बहुत काम कर सकते हैं अपने लोगों के लिए, अपनी इलाके की तरक्की के लिए। इसमें आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है, पॉजिटिविटी आ सकती है। और ये इस बात से भी मैं आपकी एग्री करता हूँ कि हमें हर पार्टी को एक कोटा रखना चाहिए अपनी यूथ के लिए, और स्पेशली हमें अपनी यूथ विंग, एमएसएफ और लेबर विंग, इनमें अपनी यूथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। ये नहीं कि वही पुरानी एक रिजीम चलती आ रही है कि कोई जो है वो है और बदलेगा नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए। हमें हर साल, हर 2 साल बाद अपनी बॉडी स्ट्रक्चर चेक करना चाहिए और नए लोगों को प्रमोट करना चाहिए। इससे किसी को दूसरे से परेशान नहीं होना चाहिए, अनसेफ नहीं फील करना चाहिए। हम नए लोग लाएंगे, वो हमारा ही बाजू बनेंगे, वो हमारे लिए ही काम करेंगे इंशाल्लाह। जी, राज साहब ये फरमा रहे हैं कि नौजवान की सियासत में शमूलियत इंतहाई खुशाइंद है और एनर्जी, कॉन्फिडेंस, पब्लिक से राब्ते जो है वो मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। राज साहब ने हमारे फोरम से ये तजवीज़ पेश की है कि पार्टियों को भी नौजवानों के लिए निशिस्तों का कोटा रखना चाहिए और इस सिलसिले में कोई भी खुद को अनसेफ न महसूस करे, नौजवान जो है वो सीनियर लीडरशिप का दस्तेबाजू बनेंगे। अच्छा राज साहब, आपका थोड़ा सा हम वीएन जानना चाहते हैं और हमारे पब्लिक जो है वो जानना चाहेगी कि अगर मुस्तकबिल में आपको मौका मिले और अगर आप किसी मेन स्ट्रीम में आए और अवामी अदालत से कामयाब हों, तो आप अपने इलाके में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें आप मज़ीद काम करना चाहेंगे, या आपकी सोच ये है कि इन सेक्टर को मज़ीद एड्रेस किया जाना चाहिए और ये मसाइल मैं आवाम के दूर करना चाहूँगा? आपकी नज़र में ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बतौर एक यंग और डायनेमिक लीडरशिप है, अगर आपको मौका मिला तो आप उन सेक्टर में काम करना चाहेंगे? देखिए जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नाचीज़ मेरी कुछ भी नहीं है, सब अल्लाह पाक की मेहरबानी है। आप ये सारे मेरे बुज़ुर्गों की दुआओं का नतीजा है कि मैं 3 महीने की हमारी हुकूमत आई पीछे। मैं शहबाज शरीफ साहब को रिक्वेस्ट किया, आप मरी आए, सबको पता है तशरीफ़ लाए। उसके बाद मैंने उनको कोटली लेके जाना था मगर मौका नहीं मिल सका।
मैंने उधर उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे कुछ मसाइल हैं। उनने मुझे कहा तुम मेरे ऑफिस आओ। मैं उनके पास गया, उनको मैंने अपने प्रॉब्लम्स बताए। मैंने उनसे कहा जी कि मैं मरी और कोटली सतिया के अपने THQ अपग्रेड करना चाहता हूँ और उधर डायलिसिस सेंटर हमारे क्योंकि मरी में हमारी डायलिसिस मशीनें पड़ी हुई थी जो मैं अपने लोगों को बताना चाहता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा उसमें से चोरी भी हो चुकी है। बड़ी अफसोस की बात है ये। वो उसी तरह पड़ा हुआ था, डायलिसिस सेंटर नहीं बन सका। मैंने उनको कहा जी हमें कोटली और मरी में डायलिसिस सेंटर की ज़रूरत है और हमारे जो डॉक्टर और नर्सेज हजरात हैं उनकी रेजिडेंस की ज़रूरत है। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट की पानी और गैस का बहुत बड़ा मसला है इस टाइम कोटली सतिया और मरी का। उनने मुझे वो भी कमिट किया कि मैं तुम्हें 1 अरब रुपया दूंगा, तुम दोनों मसले हल करो, कोटली और मरी का, गैस का और पानी का। मगर हमें मौका नहीं मिल सका बदनसीबी से। ये 2 मेरे सबसे मेजर प्रोजेक्ट। तीसरा मेरा बहुत ज़्यादा मेरा फोकस चीज़ पे कि मैंने ग्राउंड्स बनाने हैं इंशाल्लाह। मेरा दिल वैसे ये हर 2 UCs के लिए एक बड़ा ग्राउंड ज़रूर हो कोटली और मरी में, कि मेरे जो नौजवान हैं, ये बहुत अच्छा एक स्लोगन किसी ने दिया था, नशे से इनकार खेल से प्यार, मैं उसको फॉलो करता हूँ। और बहुत अच्छी बात है कि हमारी नौजवान प्रमोट हो क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स, इन चीज़ों में, कि वो इन चीज़ों से निकलें। मैं तो इंशाल्लाह जिम्नेजियम्स का भी मैंने शहबाज साहब से रिक्वेस्ट किया था, स्पोर्ट्स को कहा था जिम्नेजियम्स बन जाए जिसमें बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्योंकि कोटली सतिया और मरी में बारिश का बहुत आपको पता है मामला रहता है, तो इंडोर स्पोर्ट्स भी हो सकें इंशाल्लाह। एजुकेशन पे इसी तरह हमने अपनी बच्चियों के एजुकेशन पे बहुत काम करना है कि उनकी हायर एजुकेशन पे काम करना है इंशाल्लाह। तो आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह राजेश अक्सर साहब ने सारे हमारे स्कूल्स अपग्रेड कराए थे, कुछ रह गए थे। मेरी बहन मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने वो अपना रवात का भी स्कूल अपग्रेड कराया इंशाल्लाह। इसी तरह हमने हेल्थ सेक्टर, खेल और हमारी ये जो रह गए रोड मैप स्ट्रक्चर, इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जी, राजा उसामा अशफाक सरवर साहब ने अपना विजन बयान किया कि अगर इनको मौका मिला मुस्तकबिल में तो ये क्या करना चाहेंगे। अच्छा राज साहब, ये फरमाइएगा कि आपकी मेन स्ट्रीम लीडरशिप तक भी रसाई है और PM हाउस तक भी आपकी रसाई है, तो मौजूदा जो ये शार्ट टाइम बाकी है, तकरीबन को 6-8 महीने गवर्नमेंट के पास हैं, तो इस मुख्तसर मुद्दत में क्या तहसील मरी के अवाम जो है वो क्या उम्मीद रखें। मुख्तलिफ को मनसूबा आ सकता है, जैसे कि 12 को बाईपास का भी काम हो रहा है, तो इस मुद्दत में जो है वो आप आवाम के लिए क्या खुशखबरी है। देखिए जी, कोई अगर कुछ भी हो सकता है, सियासत है, कल का कोई पता नहीं। हमारे तो विजन है, मैंने आपको बताया। शहबाज साहब मेरे बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, PM भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, उनने कहा अगर कोई भी पॉसिबिलिटी बनती है तो एटलीस्ट तुम्हारा ये पानी का और गैस का मसला मैं तुम्हें हल करके दूंगा इंशाल्लाह। जी, राज साहब ये फरमा रहे हैं पानी और गैस का मंसूबा जो है वो PM ने इनसे प्रॉमिस किया कि वो इनको हल करके देंगे। तो आज की नशिस्त में इतना ही। राजा उसामा अशफाक सरवर और इन जैसे डायनामिक और कामयाब और काबिल रश्क नौजवान सियासी शख्सियात से गुफ्तगू का सिलसिला हमारा आइंदा भी जारी रहेगा। आज तक के लिए इतना ही। आप सबका बहुत शुक्रिया।